प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल सी भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे और ये राशियां जो है सिंपल होने के साथ साथ इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे, संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, तो इन राशियों का कहीं न कहीं यूज होगा। तो आज हम इन राशियों के बारे में भी पढ़ेंगे और इनके मात्रक और इनके मापन यंत्रों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोई भी पदार्थ है और इस पदार्थ का द्रव्यमान क्या है। इस पदार्थ के अंदर जितना भी द्रव्य लगा हुआ है, जितना भी मैटर है, उस मैटर की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लें मेरे पास ये पेन की कैप है, इसका द्रव्यमान क्या है? इस पेन की कैप में जितना प्लास्टिक लगा हुआ है, उस प्लास्टिक की मात्रा जो है इस कैप का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। तो यहाँ हम द्रव्यमान की परिभाषा कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस पदार्थ का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। और द्रव्यमान का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक जो है इसका किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। और इसके अलावा जो अन्य प्रचलित मात्रक है वो ग्राम है। ठीक, जो हम जनरली यूज करते हैं। किलोग्राम का सिंबल स्मॉल के और जी है, ग्राम के लिए हम जी यूज करते हैं। तो ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है, क्या इसका किलोग्राम है। इसके अलावा द्रव्यमान की खास बात ये है कि ये जो है हमेशा स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन की कैप है, तो इसको अगर मैं उठा करके मून पे ले जाता हूँ, चंद्रमा पे ले जाता हूँ, तो भी इसमें प्लास्टिक तो इतना ही रहना है, इसका द्रव्य तो उतना ही रहेगा, पदार्थ इसका मैटर तो इतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। जब मैटर की मात्रा चेंज नहीं होगी, इसका मतलब द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं भार की। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए ये पेन की कैप है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा करके छोड़ देता हूँ। देखो, छोड़ते ही पेन की कैप कहाँ गई? अर्थ की तरफ गई। क्यों गई? क्योंकि अर्थ क्या करती है? इस वस्तु को अपने गुरुत्व बल के द्वारा खींचती है, तभी गई। तो किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्व बल लगता है वही क्या है? भार है। अगर हम इसको जनरली डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल है। ठीक, तो भार क्या हो गया? एक किस्म से बल हो गया। अब यहाँ से भार और द्रव्यमान में अंतर समझिए कि द्रव्यमान तो क्या है? किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा है द्रव्यमान। ठीक, जबकि भार क्या है? गुरुत्व बल है। जो गुरुत्व बल किसी वस्तु पर लगता है, वो गुरुत्व बल क्या है? भार है। ठीक, तो भार का अगर हम ऐसा ही मात्रक देखें तो, क्योंकि भार क्या एक किस्म का बल है और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक, लेकिन जो प्रचलित इसका मात्रक है वो हम कहते हैं किलोग्राम वेट। ठीक, क्या है? किलोग्राम वेट। अब आपने किसी दुकान पर सामान तोलने वाले इस तरह से वेट देखे होंगे। उन वेट के ऊपर ध्यान से देखना। 1 किलोग्राम का वेट देखो या 2 किलोग्राम का वेट देखो, उसके ऊपर आपको 1 किलोग्राम वेट इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 1 किलोग्राम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वेट हम यूज करते हैं ये भार तोलने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर भार का मात्रक लिखा था किलोग्राम वेट। ठीक, तो अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कि हम तो पहले इन दोनों को सेम ही चीज समझते थे, अंतर नहीं पता होता था। लेकिन अब भी एक कंफ्यूजन है कि इसको हम किलोग्राम क्यों कहते हैं फिर? 1 किलोग्राम का बट्टा। ठीक, तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम 1 किलोग्राम का जो हमारे पास वेट है ना, उसका अगर द्रव्यमान देखोगे तो 1 किलोग्राम मिलेगा, और उसका अगर हम भार देखेंगे तो 1 किलोग्राम वेट मिलेगा। ठीक है,
अब देखिए कि किलोग्राम वेट और न्यूटन में क्या संबंध है कि 1 किलोग्राम वेट में जो 9.8 न्यूटन होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब आइए आगे देखते हैं कि किसी पदार्थ का आयतन क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पदार्थ है। इस पदार्थ ने जितना स्थान घेर रखा है वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मेरे पास जैसे एसी का रिमोट है, तो इस रिमोट ने कितना स्थान घेर रखा है। जितना स्थान घेर रखा है उसमें देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी शामिल है। ये जितना स्थान घेर रखा है वो क्या है, इस रिमोट का आयतन है। आयतन की परिभाषा को आप यहाँ स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके पूरे नोट्स भी बना रखे हैं और इस लेक्चर के नोट्स आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देखिए कि आयतन का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक को समझने के लिए जैसे एक बार मैं आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स पर ले जाता हूँ। यहाँ पर आपने जो है घनाभ का आयतन पढ़ रखा है। घनाभ का आयतन क्या होता है, उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या पढ़ा था हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, मापेंगे किसमें, मीटर में। तो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। अगर SI में मापते हैं तो हम, तो ये हो जाएगा मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर घन मीटर इसको हम कहते हैं। मीटर क्यूब को क्या कहते हैं, घन मीटर। तो आयतन का मात्रक जो है, आयतन का SI मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर कि 1 घन मीटर कितना होगा। तो एक घन को अज्यूम करो, आप क्या करो, एक घन मान लीजिए, एक घन है। ठीक, घन में आपको पता है इसकी हर एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो इस घन की हर एक भुजा हम क्या मान लेते हैं, 1-1 मीटर की मान लेते हैं कि अगर 1 मीटर हर ये घन है तो इसकी सारी भुजाएं कितनी होगी, 1-1 मीटर ही होगी ना। तो इस घन का जो आयतन है वो क्या कहलाएगा, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो, 1-1 मीटर हो, उस घन का आयतन जो है वो 1 घन मीटर कहलाता है। ठीक, अब SI मात्रक के अलावा जो अन्य प्रचलित मात्रक है उसमें घन डेसीमीटर। घन डेसीमीटर में क्या होता है कि जैसे 1 मीटर का 10वां हिस्सा आप ले लो और यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा घन बनेगा हमारे पास। ठीक है, जिसकी लंबाई भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखो घन की समान होती है और ये कितनी हो, 1-1 डेसीमीटर हो, तो इसका जो आयतन होगा वह 1 घन डेसीमीटर होगा। ठीक, और 1 घन डेसीमीटर को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं 1 लीटर। 1 लीटर किसको कहते हैं, 1 घन डेसीमीटर को कहते हैं। अब देखिए कि हम ये जान चुके हैं कि 1 घन मीटर क्या होता है और 1 घन डेसीमीटर क्या होता है। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच का संबंध है, हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये मान लेते हैं हमारे पास 1 घन मीटर है। घन मीटर का मतलब एक ऐसा घन है जिसकी हर एक भुजा कितनी है, 1-1 मीटर है। ठीक, और ये आपको पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसमें एक साइड के 10 हिस्से कर देता हूँ, ऐसे 10 इधर से हो जाएंगे, ठीक, 10 इधर से हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो 10 गुणा 10 यानी एक जो नीचे लेयर है उसमें कितने पीस बन गए, 100, और 100 की कितनी लाइन है, 10 लाइन है। तो यहाँ पर कितने घन बन गए, छोटे छोटे 1000 घन बन गए। ठीक, और 1 घन जो है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ पर जो एक घन बना है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है, 1-1 डेसीमीटर है। तो ये क्या है, 1 घन डेसीमीटर है। तो ये जो एक पीस है, एक जो घन है यहाँ पर, ये कितना है, 1 घन डेसीमीटर है। क्या है ये, 1 घन डेसीमीटर। और ऐसे ऐसे कितने हैं यहाँ पर, 1000। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घन मीटर में
1000 घन डेसीमीटर होते हैं। ठीक, और 1 घन डेसीमीटर को क्या कहते हैं? 1 लीटर। तो 1 घन मीटर में जो है 1000 लीटर होते हैं। तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक, अब देखिए कि इसी टाइप के एक अन्य चित्र से जो है हम 1 घन डेसीमीटर और घन सेंटीमीटर के बीच में संबंध देख सकते हैं। अब जो है ये पिछले चित्र में आपने ये जो एक साइड थी इस घन की वो 1 मीटर मानी थी। इस बार हम क्या लेके चलते हैं? 1 डेसीमीटर लेके चलते हैं। ठीक, और 1 डेसीमीटर में आपको पता है 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस पूरे 1 डेसीमीटर को जो हम 10 हिस्सों में काटेंगे तो हर एक हिस्सा जो है 1-1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसी तरह से 10 पीस इधर बनेंगे, 10 टुकड़े इस साइड बनेंगे। तो एक लाइन में 10 दाएं 100 हो जाएंगे ऐसे टुकड़े, और ऐसे से 10 लाइन बनेंगी तो 1000 टुकड़े इसके बन गए। और एक जो टुकड़ा है वो क्या है? देखिए यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1-1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। तो ये एक टुकड़ा जो है 1 घन सेंटीमीटर है। एक टुकड़ा क्या है? 1 घन सेंटीमीटर। तो ये पूरा क्या है? 1 घन डेसीमीटर। तो 1 घन डेसीमीटर के अंदर 1000 घन सेंटीमीटर हो गए। ठीक, और 1 घन सेंटीमीटर को हम कहते हैं 1 मिलीलीटर, 1 ml कहते हैं। ठीक, ये याद रखना है। तो यहाँ आयतन के मात्रकों की एक समरी बन जाती है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 घन डेसीमीटर, या 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक, और 1 घन डेसीमीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक, या 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक, तो आपने ये जो मात्रक है अच्छे से याद रखने हैं। अब देखिए कि आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ यंत्र देख रहे हैं। ये वास्तव में आयतन को मापने के यंत्र हैं, और इनके अलग अलग टाइप के जो यंत्र हैं उनके अलग अलग नाम हैं। इनको आप प्रयोगशाला में देखेंगे। ये है ब्यूरेट, ये पिपेट है, और ये अंकित सिलेंडर है, ये आयतन मापी फ्लास्क है। ठीक है, तो इनके अपने चित्र के हिसाब से नाम याद रखने हैं, और इनका आप 11th क्लास में जब प्रयोगशाला में जाओगे तो इनका भरपूर प्रयोग करोगे तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। अब आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो है किसी पदार्थ का घनत्व या उस पदार्थ की डेंसिटी क्या होती है। किसी पदार्थ की डेंसिटी या घनत्व को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 बॉक्सेस है और दोनों ही घनाकार बॉक्स है। ठीक, और प्रत्येक भुजा है वो 1-1 मीटर है। तो इसका मतलब इस बॉक्स का आयतन भी क्या है? 1 घन मीटर है, और इसका भी कितना है? 1 घन मीटर है। और 1 घन मीटर को हम कहते हैं इकाई आयतन। तो हमारे पास ये कहने का मतलब ये है कि ये 1 इकाई आयतन ये है, 1 इकाई आयतन ये है। ठीक, और इस बॉक्स में हमने डाल दिया लोहा और इसमें डाल दी कपास। तो आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे भाई इस बॉक्स में द्रव्यमान अधिक है कि इसमें द्रव्यमान अधिक है, तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा सर कि जिसमें लोहा है ना, तो लोहे का द्रव्यमान अधिक है, कपास का द्रव्यमान कम है। तो इसका मतलब इस इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा अधिक है तो यहाँ पर घनत्व अधिक है, और इस इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा कम है तो इसका मतलब यहाँ घनत्व कम है। तो कपास का घनत्व कम है, लोहे का घनत्व अधिक है। तो घनत्व मैंने यहाँ पर आपको क्या बता दिया कि इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का
द्रव्यमान जो है वो क्या कहलाता है, उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। या इस डेफिनेशन को और अच्छा बनाए तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान जो है उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। ठीक, अब देखो घनत्व का जो सूत्र है वो क्या है। घनत्व का सूत्र जो है वो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका सूत्र आपने याद रखना है। इसी सूत्र से हम मात्रक बनाएंगे इसका। अब घनत्व का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक मैंने क्या बताया, किलोग्राम, आयतन का घन मीटर, ये एसआई में है तो एसआई में इसका मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये घनत्व का असाई मात्रक है। ठीक, इसके अलावा आप ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। इस टाइप के जो है हम इसके डिफरेंट मात्रक जो है अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। अब आगे एक अन्य भौतिक राशि आती है तापमान, या जिसको हम ताप कहते हैं, टेम्परेचर जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर कि उष्मा और ताप में हमें अंतर ही नहीं पता, हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है। चलो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आप आसानी से समझ जाओगे कि जैसे ये मेरे पास मान लेते हैं कि एक बर्तन है जिसमें 1 लीटर पानी है, और ये एक बर्तन है जिसमें 2 लीटर पानी है। ठीक, और यहाँ पर मेरे पास ये कोई एक गैस चूल्हा है, एक बर्नर है, और सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा वैसा ही एक गैस चूल्हा यहाँ पर है। ठीक, दोनों समान हीट दे रहे हैं। तो दोनों को मान लिया कि मैंने 5-5 मिनट तक गर्म कर दिया, 5 मिनट इसको 5 मिनट इसको सेम चूल्हे पे। ठीक, 5 मिनट बाद में दोनों में उंगली डुबो के देखो। ठीक है, समझ गए बात को भाई। अब कौन सा ज्यादा गर्म होगा, सिंपल सी बात है, 1 लीटर वाला ज्यादा गर्म होगा, 2 लीटर वाला कम गर्म होगा। जबकि देखो आपने उष्मा तो दोनों को सेम दी, क्योंकि चूल्हा सेम चला, सेम टाइम के लिए चला, तो इन दोनों के अंदर उष्मा तो होगी सेम। उष्मा तो वो ऊर्जा है जो आपने इसको दी। ठीक है, ऊर्जा तो दोनों में सेम होगी, लेकिन ये पानी कम होने की वजह से गर्म ज्यादा हो गया, और ये पानी जो है वो ज्यादा होने की वजह से गर्म कम हुआ। तो कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो तो बताता है तापमान। ठीक, और उष्मा क्या है, इसके अंदर जो ऊर्जा होती है ना, पदार्थ के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, वो क्या कहलाती है, उष्मा कहलाती है। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो टेम्परेचर तो वो क्या है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, जो भौतिक राशि हमें ये बात बताती है वो क्या है, तापमान है। ओके, अब तापमान को मापने के लिए जो यंत्र है वो तो सिंपल सी बात है कि तापमापी ही यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। तापमापी हिंदी में नाम आसान है, और थर्मोमीटर जो है ये इंग्लिश वाला नाम भी हिंदी में चलता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और जो इसका मात्रक है, अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, और कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं। ओके, लेकिन केल्विन के अलावा जो हमारे पास प्रचलित मात्रक है वो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन कौन से हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब देखिए कि केमिस्ट्री में इन मात्रकों का हम तीनों का ही भरपूर प्रयोग करेंगे।
तो अगर इन सभी का प्रयोग है हमारे सिलेबस में तो इनके बीच में संबंध भी आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो आइए बताता हूँ आपको। अब देखो कि ये सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों मैंने क्या बताया आपको, तापमान की इकाइयां हैं, तापमान के मात्रक हैं। तो ये जो है साइंटिस्टों के नेम पे दिए हुए हैं। सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने ये इकाई बनाई थी, इसलिए इस मात्रक का नाम सेल्सियस दे दिया था। तो ये उसने कैसे बनाई? थर्मोमीटर में तो आपको पता है कि पारा ही होता है, और जैसे पेन के अंदर रिफिल डली हुई होती है ना, जैसे इस पेन के अंदर ये येलो कलर की आपको रिफिल दिखाई दे रही है, ठीक उसी तरह से जो थर्मोमीटर के अंदर भी ऐसा ही रिफिल टाइप में एक अंदर ट्यूब और होती है। उसके अंदर जैसे पेन के अंदर स्याही भरी होती है ना रिफिल में, और उसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, मरकरी भरा हुआ होता है। ठीक, तो अब मरकरी क्यों भरते, कोई और चीज क्यों नहीं भरते? मरकरी इसलिए भरते हैं, पारा इसलिए भरते हैं क्योंकि ये जो है इसका फैलाव, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो समान रूप से फैलाव होता है, ये नहीं कि एकदम से बढ़ जाएगा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते, इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं। दूसरा जो है कांच का अगर हम ये लेते हैं तो दीवारों के साथ नहीं चिपकता है ये। ठीक है, तो ये कारण है कि हम यहाँ पर मरकरी ले लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास एक तापमापी थर्मोमीटर है। तो पहले सेल्सियस समझा देता हूँ, ये आसान है, इसके बाद दोनों समझ आ जाएंगे आपको। कि पहले तो सेल्सियस ने क्या किया कि ये इस तापमापी को बर्फ में रख दिया। ठीक, जहाँ बर्फ जमती है उस तापमान पे रख दिया, और जहाँ बर्फ जमना शुरू होगी उस, और वहां पर उन्होंने एक निशान लगा लिया ऐसे। फिर उसको जहाँ पानी उबलना शुरू हुआ उस तापमान में रख दिया। अगर उसमें रखेंगे तो देखिए जो पारा है इस बल्ब में भरा हुआ पारा था वो पहले तो यहाँ था, जब बर्फ जमने वाले टेम्परेचर पे रखा है इसको तब ये पारा जो है यहाँ तक था। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो पारा फैलेगा तो जैसे उबलते पानी में या जिस तापमान पर पानी उबलता है वहां पर रखेंगे तो ये पारा फैल करके यहाँ आ जाएगा, और एक निशान सेल्सियस ने यहाँ लगा दिया। जहां पर बर्फ जमती है उस तापमान को इन्होंने कह दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और जहां पर पानी उबलना शुरू होता है उसको इन्होंने कह दिया 100 डिग्री सेल्सियस। 0 और 100 का नाम दे दिया। तो बीच के जो पार्ट थे ना उनको उसने 100 हिस्सों में बांट दिया, बराबर 100 हिस्सों में। हर एक हिस्सा जो है वो क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बराबर ऐसे 100 कर दिए तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये एक हिस्सा जो मैंने क्या बताया 1 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट ने क्या किया, जहां सेल्सियस ने 0 माना था ना उसको इन्होंने 32 मान लिया। बस जल का जो हिमांक है जहां पर बर्फ जमती है उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट ने 32 माना, और जल का जो क्वथनांक है जहाँ पानी उबलना शुरू होता है उसको इन्होंने कितना माना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बीच में 180 हिस्से कर दिए इसके। कितने हिस्से कर दिए, 180, और हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट जो 1 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक, तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये तो बिल्कुल आसान है, इसका तो सेल्सियस के साथ डायरेक्ट संबंध बता दूंगा आपको। अब देखो कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या संबंध है। ये देखो कि डिग्री सेल्सियस, और यहाँ क्या माना 0, तो इसमें से -0 बटे में बीच में हिस्से कितने की 100। डिग्री सेल्सियस में तापमान -0 बटे 100 बराबर फ़ारेनहाइट में तापमान, और इसको क्या माना 32, तो 32 इसमें घटा दीजिए, बीच में हिस्से कितने के 180। ठीक, तो इसको और आसान से लिखें तो डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर F - 32 बटे 180। तो ये है डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन। ठीक, तो अब जैसे हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस की, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो
तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रख दिया 25 और बटे में 100 फार्मूले वाला फ़ारेनहाइट निकालना है तो इसको आप क्या रखा -32 बटे 180। तो 25 एक 25 25 चौके 100 1 बटे 4 गुणा 180 बराबर F माइनस 32। ठीक, 4 से कट जाएगा 4 चौके 16 और 4 5 20। तो F बराबर 45 तो ये है 32 इधर 45 की तरफ जाकर के ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 77। ठीक, तो 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से फ़ारेनहाइट की कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको आप F की जगह रख दो, डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। अब जैसे जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मापता है और जो रूम टेम्परेचर में मापते हैं वो किस में मापते हैं सेल्सियस में मापते हैं। तो कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो जब टेम्परेचर तेज हो जाता है बुखार हो जाता है और डॉक्टर आपको बताता है 100 डिग्री हो गया टेम्परेचर, तो वो वास्तव में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो सारा जल जाएगा सिस्टम, क्योंकि 50 डिग्री तो बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ती है ना उस टाइम होता है। ठीक, और उसमें बहुत कुछ जो है मनुष्य को सहन करना पड़ता है, यानी जीना दुभर हो जाता है उस कंडीशन में। तो 100 डिग्री जो है वो वास्तव में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड तापमान जो होना चाहिए वो कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको अगर आप सेल्सियस में चेंज करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो। ठीक, अब आपको कहोगे सर इसको केल्विन को तो आप भूलना नहीं है, बताता हूँ आपको मैं कि डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273.15 जोड़ देते हो तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। बस बिल्कुल सिंपल सी बात है कि डिग्री सेल्सियस में क्या करो 273.15 ऐड कर दो, केल्विन में चेंज हो जाएगा, या केल्विन में से 273.15 घटा दो, डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। अब जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में चेंज करना चाहता हूँ तो 25 में 273.15 जोड़ दो तो कितना है 5 और 3 8 और 2 और 7 9 298.15 केल्विन। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मान निकालना तो 0.15 ऐड कर दो इसमें। मैं तो आमतौर पे हम सीधा क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में, 273 ऐड किया केल्विन में चेंज हो गया, केल्विन में से 273 घटाया डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया। ठीक, तो ये होता है इनके बीच में संबंध। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को तो आप इस फार्मूले से कर लो। अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो और डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ के उसको केल्विन में बदल दो। केल्विन को फ़ारेनहाइट में करना तो केल्विन में से 273 घटाओ, डिग्री सेल्सियस में बदल दो, डिग्री सेल्सियस को फिर इस फार्मूले से फ़ारेनहाइट में बदल दो। ठीक, अब आइए इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको मापन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, और वो टर्म्स है परिशुद्धता और यथार्थपरकता। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई भी एक हमारे पास राउंड बोर्ड है और ये इसका सेंटर है और हमारे पास कुछ तीर है और हमें इस सेंटर के ऊपर जो है निशाना लगाना है। तो मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट ए जो है वो इसके ऊपर 5 तीर चलाता है और उसके 500 तीर जो है वो टारगेट से थोड़ा सा दूर हैं लेकिन एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो इसके क्योंकि 500 निशाने एक दूसरे के नज़दीक है तो हम ये कहेंगे कि इसके जो निशाने हैं वो परिशुद्ध हैं। क्या है? परिशुद्ध। कि क्यों जो चीज़ें एक दूसरे के क्लोज हैं वो क्या है? परिशुद्ध है। और मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट बी जो है उसके 5 तीर जो है इस टारगेट के कहीं आसपास ही लगते हैं। ठीक, तो देखिए क्योंकि ये टारगेट के नज़दीक है
टारगेट के नज़दीक है तो ये क्या है, ये यथार्थपरक है। जो निशाने हमारे टारगेट के नज़दीक आए वो क्या है, यथार्थपरक है। और साथ में देखो एक दूसरे के क्लोज भी है, एक दूसरे के नज़दीक भी है, तो ये परिशुद्ध भी है। तो बी के जो निशाने हैं वो यथार्थपरक है। यथार्थपरक क्यों है, क्योंकि हमारे टारगेट के बिल्कुल पास में है। प्लस में परिशुद्ध भी है। परिशुद्ध क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्लोज भी हैं। अब मान लेते हैं कोई तीसरा स्टूडेंट है, उसके निशाने लगते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो ये निशाने न तो एक दूसरे के पास है, तो न तो परिशुद्ध है, ठीक, और न ही ये मेन टारगेट के पास है, तो न ही यथार्थपरक है। न तो परिशुद्ध है और न ही यथार्थपरक है। समझ गए बात को। तो इसी तरह से हम मापन में करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई एक रोड है और इसकी लेंथ जो है 2.00 मीटर है, ठीक। तो हम मापन के 3 सेट ले लेते हैं, ए, बी और सी। और सेट ए में जो मापन आया है वो 1.96 और 1.95 आया है। सेट बी में जो है 1.99 और 2.01 आए हैं। सेट सी में जैसे मान लेते हैं कि 1.95 और 2.05, ये 3 सेट हमने मापन के लिए हैं। तो जो पहला सेट है वो देखो, अब ये कितना है, 2 मीटर है, लेकिन ये 2 मीटर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है, तो ये तो मापन हो गया परिशुद्ध, ठीक। और इस तरह से ये दोनों वैल्यू देखिए, एक दूसरे के नज़दीक भी है और 2 के नज़दीक भी है, तो ये है यथार्थपरक प्लस परिशुद्ध भी है, ठीक। अब ये वाला देखिए कि ये 2 के न तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू उसके नज़दीक है, न ही एक दूसरे के नज़दीक है, तो न तो परिशुद्ध है न ही यथार्थपरक है। तो ये सारी बातें मैंने जो है यहाँ नोट्स में लिख दी है और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ठीक, तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आप परिशुद्धता और यथार्थपरकता को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम पढ़ेंगे, जो है रासायनिक संयोजन के नियम। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 6 नियम हैं, जिसमें से 5 हमारे सिलेबस में हैं, और लेकिन मैं आपको 6 के 6 करवाऊंगा, ठीक, क्योंकि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक नियम इम्पोर्टेंट है इनमें से, तो वो मैं यहाँ पर छोड़ के नहीं चलूँगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।